प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं एसके सिंह। बच्चों, ये जो क्लास है ये क्लास एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए चल रही है और इसी क्रम में आज हम आपसे आगे बात करने वाले हैं। आज हमारे सामने जो है हमने साइंस का फिजिक्स का सेक्शन लिया है और इस पर हम पूरा प्रॉपर प्रैक्टिस सेट पर लगातार बात करेंगे। इसमें लगभग 20 तरह के क्वेश्चन हैं और हमने हर चैप्टर से इसी तरह से क्वेश्चन को लिया है और ये सारे क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चन हैं, एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और इसको अच्छी प्रकार से आपको बताया जाएगा। तो अगर आप एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए सीरियस हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो चलिए बच्चों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और आइए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला हमने देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, यहीं से हम शुरुआत करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में एक ईंट जिसकी विमाएं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हैं, 3 विभिन्न स्थितियों 1 2 3 में रेत पर रखी हुई है। 3 पोजीशंस में इस ईंट को रखा गया है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से इस संदर्भ में कौन सा एक कथन सत्य है। अब इसमें देखिए पहला क्या है, स्थिति 1 में सबसे अधिक दाब का निष्पादन करेगी, स्थिति 2 सबसे अधिक दाब का निष्पादन करेगी, स्थिति 3 सबसे अधिक दाब का निष्पादन करेगी। सभी तीनों स्थितियों में समान दाब निष्पादित होगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जरा आप इस चीज को देखिए। देखो, ईंट तो है लेकिन ईंट को आपको देखना है कि कैसे रखा गया है। देखिए एक चीज देखिए, यहां पर हमारे सामने 3 स्थितियां रखी गई हैं ईंट की और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो दाब होता है, दाब पी और एरिया का उल्टा संबंध होता है। आपको मैं बताना चाहूंगा, यहां पर आप देखिएगा, एक चीज पहले समझिएगा और इससे आप चीजों को समझ पाएंगे। मैं बताने का प्रयास करता हूं। आप देखिएगा फार्मूला क्या होता है, P इजिकल टू क्या होता है, P इजिकल टू होता है F अपान A। तो देखिए P इजिकल टू F अपान A, चूंकि ईंट एक ही है, तो जब ईंट एक है तो फोर्स तो सब में समान आ रहा है। लेकिन एरिया देखिए, आप इस बात को देखिएगा, यहां पर जो है, देखिए यहां पर जो है एरिया, ऐसे देखिए यहां पर नीचे का जो एरिया है वो कितना है, ठीक है। यहां पर देखिए ये पूरा समतल है तो इसका ये पूरा इतना एरिया लेके चलेगा, ये पूरा इतना एरिया लेके चलेगा, यह पूरा खड़ा है इसमें ये एरिया लेके चलेगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो हमने एक चीज यहां पर देखा कि हमने एक चीज यहां पर देखा, वापस आते हैं बच्चों। हमने देखा कि P इजिकल टू F अपान A, तीनों केस में F तो फिक्स है, तो इसका मतलब P का जो रिश्ता है वह A से कैसा है, उल्टा है। इस बात को ध्यान रखिएगा, P का उल्टा रिश्ता है A के साथ, यानी जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही दाब कम हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें तो दाब अधिक चाहिए। क्वेश्चन यही पूछा गया आपसे, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इसमें कौन सा एक कथन सत्य है और ये सबसे अधिक दाब की बात करता है। कौन सबसे अधिक दाब निष्पादित करेगा, तो सबसे अधिक दाब वही निष्पादित करेगा जिसका एरिया कम होगा। और एरिया आप देख सकते हैं कि इस वाले स्थिति में सबसे एरिया यहां पर कम आ रहा है, जबकि यहां पर ये पूरा एरिया आएगा और यहां पर मैं फिगर बना देता हूं, ये पूरा एरिया आएगा। फिगर को देख लीजिएगा, तो सबसे कम एरिया देख रहे हैं आप, ये जो हमारा सेकंड फिगर है, इसमें सबसे कम एरिया आ रहा है। इसी पर एक क्वेश्चन और बनता है, आपने देखा होगा, बड़ा कॉमन क्वेश्चन था कि जो ट्रक होते हैं, ट्रक के जो टायर होते हैं वो चौड़े क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि जो भारी व्हीकल होती है उस पर बहुत सारा हम क्या करते हैं, बहुत सारे सामान को कैरी करते हैं। तो जब वहां पर दाब पड़ेगा, तो जब चौड़ा टायर रहेगा, आप ध्यान रखिएगा, चौड़ा टायर रहेगा तो क्या हो जाएगा, दाब कम हो जाएगा। एरिया बढ़ेगा तो दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना, इसी चीज से वहां भी क्वेश्चन बनाया जाता है। तो बस आप इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। आप कहिएगा, देखिए यहां पर जो स्थिति सेकंड है, यहां पर जो ये एरिया है यह कम है, उल्टा संबंध है, एरिया कम दाब अधिक। हमें दाब अधिक चाहिए था तो देखिए एरिया कम, इसलिए हम इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। हम कहेंगे स्थिति 2 में सबसे अधिक दाब का निष्पादन होगा। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक पिंड, यदि एक पिंड का संवेग 20% बढ़ा दें। संवेग का मतलब होता है मोमेंटम। मोमेंटम का फार्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूं। मोमेंटम होता क्या है, आप इस बात को देखिएगा।
एक एक चीज को बड़े प्यार समझिएगा, साइंस है ये। देखिए होता है फार्मूला P, P इक्वल टू क्या होता है, M इंटू वी। इस बात को ध्यान रखिएगा, P इक्वल टू M इंटू वी होता है संवेग। P को हम लोग बोलते हैं संवेग, P को हम लोग बोलते हैं मोमेंटम, हम बोलते हैं इसको संवेग। संवेग का फार्मूला क्या होता है, P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू M भी होता है। और हम एक चीज जानते हैं, एक चीज हम जानते हैं, क्या कर रहा है, यदि एक पिंड का संवेग 20% बढ़ा दिया जाए तो पिंड का मास तो सेम होगा। यानी यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, इस केस में ये मास तो फिक्स है, मास क्या है, फिक्स्ड है, मास फिक्स्ड है। तो आप अगर उसको 20% बढ़ाना चाहते हैं, और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर कोई भी चीज कांस्टेंट होता है, कोई भी चीज कांस्टेंट होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप कह रहे हैं कि संवेग 20% बढ़ा है, इसका एक सीधा सा मतलब हुआ कि आपने वेग को 20% बढ़ा दिया है। और मैं कहता हूं कि अगर आपने वेग को 20% बढ़ा दिया है, यह वेग है, और अगर आपने वेग को 20% बढ़ा दिया है, तो मैं एक चीज कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं, मैं ये समझ गया कि यहां पर v में जो चेंजिंग है वह कितनी है, 20% की चेंजिंग है, और यह 20% इंक्रीज होने से ही संवेग 20% बढ़ा। इसका ये मतलब हुआ, अगर मैं v को 30% बढ़ाऊंगा तो संवेग 30% बढ़ जाएगा, अगर v को मैं 40% बढ़ाऊंगा तो संवेग 40% बढ़ जाएगा। किसी एक निश्चित पिंड के लिए बात की जा रही है, तो उसके संवेग में तभी वृद्धि होगी जब हम उसके वेग को वृद्धि करेंगे। अब बात यहां पे हो रही है कि उसकी गतिज ऊर्जा, आप देखिए यहां पर एक शब्द दिया गया है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का मतलब हम लोग बोलते हैं इसको काइनेटिक एनर्जी, और यू नो दैट कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, यही होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। हमने यहां पर देखा, अगर काइनेटिक एनर्जी हमें पता करना है तो हम एक चीज देख सकते हैं कि यहां पर तो v का 1 पावर था और यहां पर v का 2 पावर है, और अगर 1 पावर से 2 पावर में कभी भी कोई चेंजिंग होती है तो इसके मैं 1-2 तरीके आपको बताता हूं, उसको आप सीख लीजिएगा। अच्छा देखिए, मास यहां पर भी है, कांस्टेंट वैल्यू है, 1/2 यहां पर कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका मतलब केवल v के चेंजिंग होने से, जब हम v के चेंजिंग की बात करेंगे, उसी चेंजिंग के आधार पर, उसी चेंजिंग से 2 चेंजिंग होगी। कौन कौन सी चेंजिंग होती है, संवेग में भी चेंजिंग होता है और काइनेटिक एनर्जी में चेंजिंग होता है, लेकिन यहाँ की जो है v का पावर कितना है, 2 है। अब 2 पावर वाले क्वेश्चन के लिए देखिए एक फार्मूला होता है, पहले मैं इस क्वेश्चन को फार्मूले से बताता हूं और उसके बाद फिर आपको देखिए यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। इस क्वेश्चन को मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक फार्मूला हम लोग यूज करते हैं बच्चों, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये बेसिकली मैथ का फार्मूला होता है और ये हर जगह अप्लाइड होगा जब 1 पावर से 2 पावर में परसेंटेज चेंज किया जाता है। तो एक्स एक्सिस में भी यहाँ पर 20% का चेंज है और वाई में भी 20% का चेंज है, और प्लस 20 इंटू 20 और बटे में क्या हो जाएगा, 100। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, इसकी वैल्यू आ जाएगी 44%। तो आप ये कहना है कि गतिज ऊर्जा में जो चेंजिंग होगी कितनी हो जाएगी, 44%। एक तरीका तो आप ये यूज कर लेना। दूसरा आप एक चीज और देखना, इसमें एक काम और कर सकते थे, आप कह सकते थे 20%, इसमें आपने v में चेंज किया है 20%, तो जो v स्क्वायर की चेंजिंग होगी वही काइनेटिक एनर्जी की चेंजिंग होगी। तो 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5। 20% का मतलब 20/100, इसको हम लोग कट करके लिख सकते हैं 1/5। 1/5 लिखने का मतलब क्या हुआ, इस बात को हमें समझना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो इसको हम 5 से 6 में पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर v स्क्वायर है यानी यहाँ पर 2 पावर हो जाएगा, यानी हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 से हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम 36 पर जाना चाहते हैं, 6 का स्क्वायर 36। तो क्या यहाँ पर ये चेंजिंग हुई है, हाँ हम देख सकते हैं यहाँ पर 9 की चेंजिंग हुई है। किससे चेंजिंग हुई है, 25 से चेंजिंग हुई है। ये बात आप समझ पा रहे हैं। अगर हमारा इनिशियल वैल्यू 5 है तो हम 5 से 6 पे जा रहे हैं, चूंकि v का पावर 2 हो रहा है तो 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। तो इस तरह से आप एक चीज देखना बच्चे कि यहाँ पर जो चेंजिंग हुई वो 9 की चेंजिंग हुई, और आप देख सकते हैं कि 9 की चेंजिंग कहाँ से हुई, 25 से। परसेंटेज निकालने के लिए किससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 100 से। आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 25 से 100 कट जाएगा 4 बार में, और 9 चौका कितना हो जाएगा 36%। 9 1 मिनट 25 से अगर हम लोग 5 का स्क्वायर देखें तो कितना हो जाएगा, हाँ 25 और 6 का स्क्वायर 36, तो ये 11 हो गया ना। सॉरी, कैलकुलेशन को हम लोग ठीक करते हैं, यहाँ पर ये 11 होगा ना, 25 से 36 11 हो जाएगा, हाँ तो 11 आ जाएगा। 11 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 44%। ठीक है,
44%। भाई 25 से अगर 36 ले जाएंगे तो 11 आएगा 11, और यहाँ पर 25 से 100 कट जाएगा क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, तो 11 × 4 कितना हो जाएगा 44%। तो आपके पास ना मैंने यहाँ पर 2 तरीके बताए हैं, बट आप पहले फार्मूले को समझो। फार्मूला क्या है? अगर हमें संवेग की बात करता है तो m × v होता है, अगर हमें काइनेटिक एनर्जी की बात करता है तो हाफ mv² होता है। एक जगह v का पावर 1 है, एक जगह v का पावर 2 है। तो इस तरह से हम इस चीज को, इस बदलाव को यहाँ पर सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। चलिए बच्चों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं तीसरा क्वेश्चन लेता हूं। यह है तीसरा क्वेश्चन, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि आप यहां पर देख सकते हैं कि लुढ़कती हुई गेंद कुछ ही देर लुढ़कने के बाद, लुढ़कती हुई गेंद कुछ ही देर लुढ़कने के बाद क्यों रुक जाती है? आपको मैं बताऊं, एक ही इसका आंसर है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब होता है घर्षण बल। हम इसको कह सकते हैं कि घर्षण बल। ये आपको पता ही होगा कि घर्षण बल क्या होता है। जब भी कोई चीज लुढ़कती है तो आप जिस सरफेस पर आप लुढ़कते हैं, आप इस बात को देखिएगा तो यहाँ पर ना एक ना बल कार्य करता है। जैसे अगर मान लीजिए हम इस बॉल को इधर लेके जा रहे हैं तो इसके विपरीत दिशा में इस बॉल और इस सरफेस के बीच में एक बल कार्य करता है जो इसको रोकने का कार्य करता है, और इस रोकने वाले बल को हम लोग क्या करते हैं? फ्रैक्शन बल। जैसे कोई व्यक्ति अगर चल रहा है तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जब हम चलते हैं तो जैसे हम यहाँ पर मान लीजिए चल रहे हैं तो हमारे पैर और पृथ्वी के बीच क्या होगा? एक बल स्थापित होता है। इस बात को ध्यान रखना। इसको हम, जैसे साइकिल चलती है, साइकिल को अगर हम समतल सतह पर मान लीजिए चलाएं, प्लेन सतह पर चलाएं, तो आप देखेंगे वहां पर साइकिल तेज चलेगी। लेकिन साइकिल को अगर आप ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर चलाएंगे तो वहां पे ड्यू टू फ्रैक्शन क्या होता है? उसमें स्पीड में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, रोकने का कार्य करता है। तो यही वाला कॉन्सेप्ट यहां पर पूछा गया था। लुढ़कती हुई गेंद को स्वयं कुछ देर बाद क्यों रुक जाती है? तो इसका आंसर ये होगा घर्षण बल के कारण। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए क्या है। गिरते हुए पिंड की गतिज और विभव ऊर्जाओं का योगफल। देखिए, गतिज का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी और विभव का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी। जब भी कोई वस्तु गिरती है तो उसमें 2 तरह की एनर्जी काम करती है। पहली एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और दूसरी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी। यह दोनों एनर्जी जो है यहाँ पर, दोनों एनर्जी क्या करती हैं? एक साथ मूव करती हैं। तो आप एक बात बताइए, इन दोनों एनर्जियों का योग क्या होता है? देखिए, सभी बिंदुओं पर समान, प्रारंभिक बिंदुओं पर अधिकतम, प्रारंभ में न्यूनतम, मध्य में अधिकतम, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें आंसर यही होता है भाई, इस बात को याद रखना, सभी बिंदुओं पर समान। मैं यहाँ पर और इस क्वेश्चन को आपको जस्टिफाई करता हूँ। मान लीजिए कोई एक पिंड यहाँ पर है, वो यहाँ से गिर करके यहाँ पर आ रहा है, तो आप एक चीज देखना कि जब यहाँ पर ये गिर रहा होगा तो यहाँ पर इसकी मान लीजिए यहाँ से गिरना शुरू हुआ तो इसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या होती है? यह मैक्सिमम होती है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या होती है? 0 होती है। लेकिन जब ये यहाँ से यहाँ पर आ जाएगी तो उल्टा हो जाता है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? मैक्सिमम हो जाती है, और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या हो जाती है? यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है। सब मिला जुला करके एक बात ध्यान रखना, काइनेटिक पोटेंशियल में और पोटेंशियल काइनेटिक में चेंज होती रहती है। तो हर स्थिति पर यही बताया गया है, सभी बिंदुओं पर देखिए गिरते हुए गतिज और विभव ऊर्जाओं का योगफल, यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का योग प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है? समान होता है। ये हमें ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए बच्चों इसका एंजॉय लीजिए। अगला क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपके सामने हमने रखा हुआ है। यह हमारा जो है 5वां क्वेश्चन है। यहां पर आपको 1-2 चीजें सीखनी पड़ेंगी। जैसे कि इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं आपसे जी की वैल्यू पूछता हूं। आप कहते हैं सर जी की वैल्यू 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, लेकिन अगर मैं जी की वैल्यू को आपसे फीट पर सेकेंड में पूछूं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जी की वैल्यू 32 फीट प्रति सेकेंड स्क्वायर होती है। आप इस बात को पहले ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन इससे पहले हम इस चीज को नोट करेंगे और मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, जी की 2 वैल्यू होती है। एक जी की वैल्यू होती है जो यूज की जाती है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यही होती है ना जी, त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं कि मेरे पास जी की वैल्यू अगर हम फीट प्रति सेकेंड स्क्वायर में निकालेंगे, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1 मीटर में क्या होता है कि 3.28 फीट होता है। ये भी आपको मैं बता दूं, इसको नोट कर लीजिएगा। 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28, ये क्या होता है? फिट होता है। तो 1 मीटर और फिट के रिलेशन को हमें पता होना चाहिए, तभी हम इस चीज को कर पाएंगे। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देता हूं कि अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी जो वैल्यू होती है वह आती है, अगर मैं जी की वैल्यू को देखूं तो इसकी वैल्यू आप सॉल्व करके देख लीजिए, इसकी वैल्यू आती है 32 फीट
प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये वाला डाटा ना पहले आपको पहले से याद होना चाहिए। आप 9.8 तो सबको पता होता है और चेंज करने का एग्जाम में टाइम नहीं रहेगा, तो आप ये याद रख लो कि जो जी की वैल्यू है वह फीट में कितनी हो जाएगी, 32 फीट, 32 फीट प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद आप क्वेश्चन को बना लीजिए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया है कि आपसे टाइम पूछा गया है। मैं क्वेश्चन पढ़ के दिखाता हूं। 128 फीट प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंकी गई कोई वस्तु कितने समय बाद वापस आ जाएगी। बस ये आपसे क्वेश्चन है, मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप इसको समझिएगा। देखो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, v इज इक्वल टू u प्लस gt। भाई अगर गुरुत्वीय त्वरण है तो क्या हो जाएगा, gt हो जाएगा। v बराबर u प्लस gt। u इसमें क्या होता है, u इसमें होता है प्रारंभिक वेग और v क्या होता है, अंतिम वेग। तो मैं आपको बता रहा हूं जब हम कोई चीज ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो लास्ट में जाके उसका वेग खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब जो इसका अंतिम वेग होगा वह यहाँ पर क्या हो जाएगा, v की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंतिम वेग 0 और प्रारंभिक वेग कितना दिया है, प्रारंभिक वेग दिया है 128 दिया है। और ये ध्यान रखना ये फीट प्रति सेकंड में दिया है, तो हमने जी की वैल्यू भी फीट प्रति सेकंड स्क्वायर में लेनी है। तो ये 128 दिया है। और यहां पर मैं एक चीज और बता दूं, जब कोई भी चीज नीचे से ऊपर की तरफ फेंकी जाती है तो यह साइन किस में चला जाता है, माइनस में चला जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, जब ऊपर से नीचे आएगा तो प्लस और नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो बेसिकली यहां पर जो आप ये साइन देख रहे हैं, यहां पर जब हम किसी चीज को ऊपर फेंकेंगे तो ये साइन माइनस में हो जाता है। इससे कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन आप देख लीजिए, मैं बता देता हूं क्लियर कट। जी की वैल्यू कितना रखना है, 32। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। और टाइम देखिए यहां पर दिया गया होगा, यही पूछा गया हो कि कोई वस्तु कितने समय में वापस आ जाएगी। तो समय पूछा है, समय हम मान लेते हैं कि समय t ही है। तो इससे ना मुझे एक फायदा मिलेगा, इफ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो आप ये पाएंगे कि 32t की जो वैल्यू है वह 128 आ गया है। इससे आप t की वैल्यू निकाल लेना। t की वैल्यू हो जाएगा 128 बटे में 32। इससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 32 से कट जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। आप इस बात को देख सकते हैं कि t की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी, 4। t की वैल्यू यहां पर हो जाएगी 4। ये बात आप समझ पा रहे होंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं कि अगर t की वैल्यू यहां पर 4 है, ओके, अगर t की वैल्यू यहां पर 4 है तो हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ठीक है, यहां से वस्तु को ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, 4 सेकंड। और अगर 4 सेकंड ऊपर जाने में लगा है तो पूछा क्या गया है कि कितने समय बाद वापस आ जाएगी। तो वापस आने में फिर कितना समय लग जाएगा, 4 सेकंड जाने का और 4 सेकंड आने का। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ध्यान रखना, इसका आंसर 4 सेकंड नहीं होगा, बल्कि इसका आंसर हो जाएगा 8 सेकंड। जबकि इसमें पहला आंसर 4 सेकंड दिया है, आप ये गलती मत करिएगा। तो इसमें 2-3 चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना था। एक तो जी की वैल्यू 32, इसको याद कर लो बच्चे, ये एकदम फैक्ट होता है, ये आप इसको याद करके चलिए। एग्जाम के ट्रेंड के हिसाब से पढ़ के चलेंगे तभी फायदा होगा। 32 फीट प्रति सेकंड स्क्वायर। दूसरा फार्मूला आपको याद करना चाहिए, यहाँ पर 3 फार्मूले होते हैं। पहला आपको फार्मूला याद रखना चाहिए, v बराबर u प्लस AT, इसी से बनता है v बराबर u प्लस GT। लेकिन जब हम ऊपर फेंकते हैं तो ये माइनस में होता है, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। तो आप इस बात को ध्यान रख, इससे हमने क्या किया, अंतिम वेग यहाँ पर 0 है, प्रारंभिक दिया ही था, g की वैल्यू हमें पता ही होती है, t हमें पूछा गया था, तो हमने देखा कि 4 सेकंड जाने का और 4 सेकंड आने का। इस तरह से टोटल टाइम कितना लगेगा, 8 सेकंड। चलिए बच्चों, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 50 सेंटीमीटर लंबी, 10 सेंटीमीटर चौड़ी, 4 सेंटीमीटर ऊंची धातु के छड़ का भार 2 किलोग्राम है, इसका घनत्व ज्ञात करें। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर घनत्व निकालना होता है तो उसमें फार्मूला होता है डेंसिटी का। डेंसिटी का फार्मूला होता है D इक्वल टू m/v, D इक्वल टू m/v, मास अपॉन वॉल्यूम। तो आइए इस बात को देखते हैं, बड़ा सिंपल सा है। अगर हमें निकालना है इस क्वेश्चन में घनत्व, मैं आपको दिखा रहा हूं, अगर हमें निकालना है घनत्व निकालना है बच्चों, तो घनत्व निकालने के लिए हमें 2 चीज चाहिए। एक तो इसका चाहिए मास और दूसरा चाहिए इसका आयतन। अगर हम मास की बात करें तो मास देखिए यहाँ पर दिया गया है 2 किलोग्राम। लेकिन आप एक चीज देखिएगा कि अगर आपने यहाँ पर मास 2 किलोग्राम लिखा है, जितना भी आंसर दिया गया ग्राम प्रति सीसी में दिया है। और आप एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है LB और H, LBH होता है। तो आप इसके आधार पर कहेंगे कि 2 किलोग्राम में कितना हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन आप 1000 से कर देना, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2000 ग्राम हो जाएगा। और नीचे आप देख सकते हैं वॉल्यूम का फार्मूला LBH होता है। तो देखिए यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये सारी चीजें दी गई हैं, यानी हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं 50 × 10 और × 4। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, आइए इस बात को हमें समझना चाहिए था।
तो इससे क्या हो जाएगा बच्चों, आप देख सकते हैं कि 1 0 2 0, ये दोनों जीरो आपस में कट जाएंगे, ठीक है। और देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि हाँ, और यहाँ से आप और भी कटा दीजिएगा, 5 चौक का क्या हो जाएगा 20, तो ये 20 भी खत्म हो जाएगा, यानी सब कुछ कट गया, सब कुछ कट गया तो क्या बचा 1 बचा। इस बात को ध्यान रखना, जब हम सेम नंबर से सेम नंबर में भाग देते हैं तो पूरा कट जाता है, पूरा कटने का मतलब एक बार, तो 1 आ गया, 1 टाइम में कट गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 ग्राम पर सीसी, 1 ग्राम पर सीसी। तो इसकी डेंसिटी हम बता सकते हैं 1 ग्राम पर सीसी। इसमें महत्वपूर्ण ये था कि घनत्व का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। घनत्व का फार्मूला, डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, और यूनिट का ध्यान रखना है, क्योंकि मास यहाँ पर आप देखिएगा ऑप्शन में ये सब ग्राम में दिया गया था, ग्राम पर सीसी में दिया गया था, तो इसमें चूंकि सब जो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और सब सेंटीमीटर में थी, तो उसमें कोई दिक्कत हमें थी नहीं। बस हमें मास को क्या करना था 1000 से मल्टीप्लाई करना था, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 2000 और नीचे भी 2000 आएगा, सेम वैल्यू आएगा, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 6 था, यह 20 क्वेश्चन का हमारा पूरा सीरीज है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 100 फीट की ऊंचाई, 100 फीट की ऊंचाई तक 400 पाउंड का भार की किसी वस्तु को ऊपर उठाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। क्या आप कार्य की परिभाषा जानते हैं? कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है भार मल्टीप्लिकेशन डिस्टेंस, इस बात को ध्यान रखिएगा। और भार कितना है 400 पाउंड का है, और दूरी कितनी है 100 फीट की है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिएगा इसमें कुछ है नहीं, क्वेश्चन में बड़ा ये आसान क्वेश्चन था, पता नहीं कैसे पूछ दिया। कह रहा है कि ये 400 पाउंड है और यहाँ पर ये देखिएगा 100 फीट की ऊंचाई है, तो हम यही तो जानते हैं, हमसे पूछा गया कार्य, तो कार्य बराबर तो यही होता है भार इंटू डिस्टेंस, आप इस बात को देख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको बता सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। 400 पाउंड इंटू क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन 100, क्योंकि हमें उठाना है उस बात को। देखिए अगर हम विस्थापन नहीं करते, जैसे 400 पाउंड का भार अगर हम खाली सर पे लेके रखे रहें, तो वहां पर कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो गया, क्योंकि हमने वहां पर कोई भी दूरी ट्रेवल नहीं की है। लेकिन वही 400 पाउंड की चीज अगर मान लीजिए हम उठा रहे हैं, यहां पर उठाने की बात की गई है और 100 फीट तक उठाना है उस चीज को, तो यहां पर कार्य हो रहा है। और कार्य क्या होता है, कार्य बराबर आप कह सकते हैं 400 इंटू 100, इसको मल्टीप्लीकेशन कर लीजिएगा, 2 और 2 4 जीरो आ जाएंगे, तो आप देख सकते हैं इसका आंसर आ जाएगा 40,000 फुट पाउंड। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि रैखिक आवेग 50% बढ़ाया जाए तो गतिज ऊर्जा कैसी होगी। यह क्वेश्चन आपको पहले भी बता चुके हैं, 20% वाला। ऐसे इसका हो जाएगा 50 प्लस 50 प्लस 50 इंटू 50 बटे में 100, यानी 25 आ जाएगा। सॉल्व करके इसकी वैल्यू 125% आ जाएगी। देखिए अब फिर से देख लीजिए इसको, मैं आपको बता रहा हूं, आप ध्यान समझिएगा। यहां पर आप देखते हैं इसका फार्मूला mv होता है, यहां पर आप देखते हैं हाफ mv² होता है। सेम क्वेश्चन है, एक बार बस आपको बता देता हूँ। ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं। v में कितना चेंजिंग किया गया है 50% का, तो अगर v में 50% का चेंज किया जाएगा तो v² में कितना हो जाएगा 50 प्लस 50 और प्लस क्या 50 इंटू 50 और बटे में 100। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 125%, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कट जाएगा, 5 इंटू 5 25, 125% आ जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, एक खिलाड़ी एक गेंद को क्षैतिज से विशिष्ट कोण पर फेंकना चाहता है, और इस क्वेश्चन के लिए मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्षैतिज परास का एक फार्मूला होता है, वो आपको पता होना चाहिए। R = u² sin 2 थीटा अपान जी का फार्मूला होता है। एक फार्मूला होता है और मैं आपको बताने जा रहा हूं फार्मूला क्या होता है। R = आपको पता होना चाहिए फार्मूला, R = u² sin 2 थीटा sin 2 थीटा अपॉन जी। यह एक फार्मूला होता है, आप इसको समझिए। यहां पर यह क्षैतिज परास का फार्मूला होता है। क्षैतिज परास में आप देख सकते हैं कि क्षैतिज परास में यहां पर एंगल की भूमिका होती है, क्योंकि यहां पर साइन लगा हुआ है और sin 2 थीटा लगा हुआ है, करेक्ट। मैं क्वेश्चन की तरफ आता हूं। एक खिलाड़ी एक गेंद को क्षैतिज परास से विशिष्ट कोण पर मारता है। क्षैतिज परास का मान अधिकतम होगा जब कोण का मान क्या हो सकता है। आप इस बात को ध्यान रखिए, यानी हमें केवल इस बारे में पता करना है कि क्षैतिज परास
क्षैतिज परास मुझे अधिकतम चाहिए, आर की वैल्यू मुझे अधिकतम चाहिए। उसके लिए मैं एंगल की बात कर रहा हूं, यानी अगर वो हमें जो ऐसा एंगल लेना चाहिए जिससे क्या हो जाएगी कि ये साइन 2 थीटा की वैल्यू अधिकतम आ जाए। मेरी बात को आप समझिएगा, तभी क्षैतिज परास अधिकतम होगा, क्योंकि जी की वैल्यू को बदलना नहीं है, यू की वैल्यू को बदलना नहीं है, वह कह रहा है कि किस एंगल की बात कर रहा है। तो एंगल में वो बदलाव करना चाहता है, तो हम उस एंगल को देंगे जिससे साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम आए। आप जानते हैं कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है? हम जानते हैं कि साइन जो है, अगर साइन हमारे पास x डिग्री है और साइन x डिग्री अगर मैं मैक्सिमम चाहता हूं तो ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी जो होती है साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, लेकिन ये 1 किसकी होती है? साइन के 90 डिग्री की होती है। इस बात को पता होना चाहिए। साइन 0 की वैल्यू 0 डिग्री होती है और साइन 90 की डिग्री 1 होती है, यानी साइन 90 डिग्री की मान का जो वैल्यू होता है वह अधिकतम होना चाहिए, यानी होता है। तो हम ये कहेंगे कि साइन 90 डिग्री अगर अधिकतम होता है तो यहां पर जो साइन 2 थीटा है यह किसके बराबर होना चाहिए? पूरी की पूरी साइन 2 थीटा इक्वेट होना चाहिए किससे? यह इक्वेट होना चाहिए साइन 90 डिग्री से। तो हमें एक चीज पता चला, 2 थीटा इज इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। अगर 2 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यस, थीटा की वैल्यू हमारे पास 45 डिग्री आ जाएगी। इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस तरह से हम बता सकते हैं। अच्छा, ये फैक्ट भी है वैसे कि अगर किसी चीज को अधिकतम दूर तक फेंकना है तो उसके लिए एंगल 45 डिग्री होना चाहिए। ये फैक्ट है, वो फैक्ट यहीं से निकल के जाता है, इसलिए मैंने पूरा फार्मूला आपके साथ शेयर कर दिया। चलिए बच्चों, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सरल दोलक का आवर्तकाल दोगुना हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका एक फार्मूला होता है T इक्वल टू, देखिए फिजिक्स पूरा फार्मूलों पे चलेगा, तो आपको साथ के साथ मैं फार्मूला बताता जाऊंगा, आप उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक फार्मूले से कई सारे क्वेश्चन आगे बनते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। तो हम ये बात कर रहे हैं कि टाइम पीरियड यानी टी का सूत्र होता है T इक्वल टू 2 पाई, आपको पता होगा 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। आइए पहले इस फार्मूले को लिखते हैं, फिर इस क्वेश्चन को बनाते हैं। पहले सबसे पहले हम फार्मूला नोट करते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या है? T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। ये एक फार्मूला है। T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। आप इस फार्मूले को देख सकते हैं। मैं एक चीज यहां पर देख सकता हूं कि देखो यहां पर 2 पाई जो है ये कैसी वैल्यू? 2 कांस्टेंट है, पाई 22/7 कांस्टेंट होता है। G कैसा है? G की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है। इस बात को समझिएगा भाई। आप एक जगह अगर किसी चीज को लेकर के, पेंडुलम को लेकर के, तो एक ही ग्रेविटी में आप हैं, G की वैल्यू भी यहां पर फिक्स है। अब यह बचता है T और L का संबंध। तो मैं एक चीज कह सकता हूं कि T और L का जो संबंध है वो सीधा संबंध है, लेकिन यहां पर देखिए यहां पे रूट लगा हुआ है, तो यह रिलेशंस है। क्वेश्चन भी यहीं से है कि सरल लोलक का आवर्तकाल, इसका टाइम पीरियड अगर दोगुना कर दिया जाए, यानी आप T की वैल्यू क्या चाहते हैं? T की वैल्यू दोगुना हो जाए। T की वैल्यू दोगुना करना चाहते हैं, तब उसकी लंबाई कितनी करनी पड़ेगी? अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे 2 लाने के लिए यहाँ पर 2 कैसे आ सकता है? जब L की वैल्यू, क्योंकि L किस में है? रूट में है। तो अगर मैं L की जगह पर जब मैं यहाँ पर √4 करूंगा, √4 की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। तो जब मैं L, क्योंकि देखो उल्टा संबंध है ना, इस बात को समझना। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, अगर मैं इसको और लिखना चाहूं तो आप इस तरह से भी इस फार्मूले को ऐसे भी कह सकते हैं कि यहां पर अगर मैं T स्क्वायर करूंगा तो प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा? L के। तो इस बात को ध्यान रखना है, यानी L को जो भी चेंज करेंगे तो उसमें T में जो चेंजिंग होगी उसके स्क्वायर के हिसाब से चेंजिंग हो जाएगी। आप इस बात को देख सकते हैं। तो मैं यही कर नहीं, यहां पर आप इसको हटा दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है, यहीं से कर लीजिए। यहां पर क्या है? ये √L है, √L है ना। तो हमें कौन संख्या लें जिससे 2 आ जाए? तो आप कह सकते हैं कि सर अगर L की वैल्यू 4 लेंगे तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। यहीं से कर लीजिए, सीधा सीधा संबंध है। T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। तो L की वैल्यू में हम कितना गुना करें? तो 4 करेंगे तो 2 आएगा। जैसे अगर यही कहता है कि हम 3 गुना करना चाहते हैं। अच्छा बताओ, अगर हम T को 3 गुना करना चाहेंगे तो हम L को क्या करेंगे? तो फिर 9 करना पड़ेगा। 9 का जो है रूट कितना आएगा? 3 आ जाएगा। तो ये बात आप इस तरह से, इस फार्मूले को आप याद रखिएगा, ये हमेशा हर जगह काम आता है। कांस्टेंट वैल्यू का कोई रोल नहीं होता है चेंजिंग में, गुना वाले क्वेश्चन में खास करके। जैसे मैंने इससे पहले भी जो है जो रैखिक आवेग का क्वेश्चन था, काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन था, उसमें भी मैंने ये सारी बातें आपको बताई थी। तो ये सब चीजें आपको ठीक से लेके चलना है। इस फार्मूले को याद करिए और ये कॉन्सेप्ट आप समझिएगा, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? उसकी लंबाई कितना गुना हो जाए? 4 गुना हो जाए। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए किसी कण का वेग निम्न में सूत्र द्वारा दिया गया है। b के मात्रक की बात करें, मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए एक बात बताना चाहता हूं। बात यह है कि आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि अगर हमारे सामने कभी भी कोई इक्वेशन आता है तो अगर उसमें कोई चीज प्लस की जाती है तो उसका यूनिट समान होता है, यानी समान यूनिट की चीजों को ही आपस में प्लस या माइनस किया जा सकता है।
एक बात याद रखिएगा, मैंने क्या बताया आपको, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसी से आपका क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन ये है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इसको मैं नोट कर देता हूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। समान मात्रक यानी यूनिट, मात्रक का मतलब क्या होता है, यूनिट्स, यूनिट। समान मात्रक को ही आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। क्या क्या कर सकते हैं, जोड़ा या घटाया जा सकता है, घटाया जा सकता है। इस बात को ध्यान रखना है, ये चीज हमें बतानी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। समान मात्रक को ही आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो हमारे पास ये फार्मूला है, v इक्वल टू a प्लस बी बाई टी प्लस सी टी स्क्वायर का ये फार्मूला है, ठीक। और v बराबर a प्लस बी बाई टी प्लस सी टी स्क्वायर का फार्मूला है, b का यूनिट पता करना है। आप इस बात को ध्यान रखिए, किसका सूत्र है, बेग का। आप इस चीज को देखिए, बेग का क्या होता है, बेग क्या होता है, बेग की यूनिट क्या होती है, बेग की यूनिट होती है मीटर प्रति सेकेंड, यही होता है। तो अगर इधर मीटर पर सेकेंड है तो इसके सामने जो भी होगा सब मीटर पर सेकेंड होगा, लेकिन यहां पर प्लस की बात की गई तो यह भी मीटर पर सेकेंड है, यह भी मीटर पर सेकेंड है और यह भी मीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब एक ही यूनिट भी मीटर पर सेकेंड है और ऐसे सबका अपना अपना मीटर पर सेकेंड होगा, तभी वह चीज जुड़ पाया होगा। लेकिन हमसे किसका पूछा गया, हमसे पूछा गया है बी का। तो अगर बी वाले को मैं देखूंगा तो इसका मतलब मैं यहां पर देख सकता हूं कि अगर मैं इसकी यूनिट को निकालूंगा तो बी की जगह तो बी पे रहेगा और टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी का यूनिट क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो मैं कह सकता हूं कि मीटर पर सेकेंड होने के लिए इसमें टी टाइम है, टाइम का तो सेकेंड होगा, तो बी का क्या होगा, तो सेकेंड सेकेंड से कट जाएगा, बी का यूनिट क्या आ जाएगा, हम इसको इक्वेट कर सकते हैं। तो हम बता सकते हैं कि जो बी का यूनिट होगा वो क्या होगा, मीटर होगा। इस बात को आप समझ लीजिएगा, क्योंकि हमसे बी का ही पूछा गया तो हम बी वाले टर्म को वी से कैलकुलेट कर लेंगे। यह अलग अलग सब मीटर पर सेकेंड के बराबर है, क्योंकि अलग अलग ये तीनों क्या है, अलग अलग ये तीनों क्या है, अलग अलग ये तीनों क्या है, अलग अलग ये तीनों बेग को ही परिभाषित करते हैं, क्योंकि समान यूनिट की चीजों को ही हम आपस में जोड़ सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। चलिए बच्चों, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 तक हम पहुंच गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दो वस्तुओं ए और बी के द्रव्यमानों का अनुपात 3:1 है, ठीक है। उनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात, उनकी गतिज ऊर्जा समान हो, ठीक है। बी और ए के रेखीय संवेगों का अनुपात ज्ञात करिए। इस क्वेश्चन को आपको बड़े अच्छे समझना पड़ेगा, मैं समझाता हूं कि आप कैसे इसको कर पाएंगे। देखिए मैं एक चीज करता हूं सबसे पहले आप देखिए, एक फार्मूला हमने पढ़ा है सब लोगों ने कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक। मैं एक छोटा सा काम करता हूं, इसमें मैं अगर ऊपर m से और नीचे m से मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगा, तो मैं ये कह सकता हूं कि यह ऊपर इसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर और अपान क्या हो जाएगा m, क्योंकि जब मैं m से m में मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो m स्क्वायर हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे सर ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे इससे एक चीज फायदा मिल गया। अगर मैं यहां पर काइनेटिक एनर्जी को अब देखता हूं तो मैं काइनेटिक एनर्जी को इस तरह से देख सकता हूं 1/2 और m भी क्या होता है, P इक्वल टू क्या हमने पढ़ा है, m भी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो अगर P स्क्वायर की वैल्यू में पूछूंगा तो आप क्या बोलेंगे, m स्क्वायर और वी स्क्वायर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो यह चीज हम जानते हैं कि यह जो m स्क्वायर वी स्क्वायर बना है, मैं जरूरत पड़ने पर इसकी जगह पे p लिख दूंगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। तो मैंने एक चीज देखा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 p अपान m भी मैं लिख सकता हूँ। इससे मेरे पूछे गए प्रश्न का जवाब मुझे देने में बड़ी सुविधा हो जाएगी। कैसे हो जाएगी मैं बताता हूँ। जरा देखो, यहां पर दो वस्तुओं के बारे में बात किया गया है। चलो मैं मान लेता हूं कि मेरा पहला वस्तु A है और दूसरा वस्तु मेरे पास क्या है, B है। उनके द्रव्यमान का अनुपात दिया है, यह m1 की बात की गई है, यह m2 की बात की गई। इस बात को ध्यान रखना। उनकी गतिज ऊर्जा समान हो। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं गतिज ऊर्जा को फिक्स कर दूं, अगर मैं गतिज ऊर्जा को कांस्टेंट कर दूं तो यहाँ पे एक रिलेशन आएगा, 1/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता रेशियो के क्वेश्चन में, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, गुना के क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो दोनों में जाएगा फिर कट जाएगा अनुपात निकालते समय। तो काइनेटिक एनर्जी तो ये फिक्स हो गई। अब इसको इन्होंने अगर फिक्स कर दिया तो हमारे पास क्या बचा, केवल P बचा और M बचा। लेकिन अगर M नीचे है तो अगर हम M को भेजेंगे तो कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। क्या तुम मेरी ये बात समझ पा रहे हो। यहाँ पर P स्क्वायर है। तो मैंने एक चीज देखा कि अगर मैं यहाँ पर बात करता हूं तो P स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, M आ जाएगा। ये बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं।
तो हमने देखा कि यहाँ पर एक रिश्ता आएगा p² इज प्रोपोर्शनल टू m हो जाएगा, यानी इनके बीच का रिलेशन आ जाएगा। अब एक बात समझो, अगर मैं कहता हूं कि p क्या होगा तो आप कहते हैं कि p जो हो जाएगा सर फिर वो √m के बराबर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है, यानी इसकी जो गतिज ऊर्जा है वह, आप इस बात को देखना, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को फिक्स कर दूं तो इस गतिज ऊर्जा और मास के रिलेशन को हम लोग बता सकते हैं, तो ये रूट में रिलेशन बन जाएगा। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर 3 है 1 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा √3 √1। लेकिन एक सावधानी और रखना है, वो क्या, वो कह रहा है कि B और A के, ये उल्टा पूछ दिया है, B और A के रेखीय संवेगों का, क्वेश्चन में देखिए द्रव्यमान A और B का दिया है लेकिन पूछ रहा है B और A का। तो यह रेशियो का नियम होता है कि जिसका नाम पहले लिया जाएगा उसका रेशियो हम पहले लिखते हैं। तो मैं कहूंगा B और A का पूछेगा तो B का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो मैं कहूंगा कि ठीक है, इसकी जो वैल्यू होगी वह हो जाएगी √1 रेशियो √3। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें कोई आंसर होगा, √1 की वैल्यू क्या होता है 1 ही होता है, 1 रेशियो √3 का कोई इसमें ऑप्शन होना चाहिए, ये वाला 4th वाला, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको ना ये चीजें भी आपको यहाँ पर पैरेलल समझनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि अगर देखो ग्रुप डी और एनटीपीसी की तुम तैयारी करते हो तो कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, फिजिक्स पर मजबूत कमांड आपको बना के चलनी पड़ेगी। तो आपको एक एक फार्मूले को और उसके अंदर जो भी डायमेंशन है उन सब चीजों को धीरे धीरे समझ के चलना पड़ेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 मेरे पास है, आप देख सकते हैं प्रकाश वर्ष क्या होता है। प्रकाश वर्ष मैं बता दूं, प्रकाश वर्ष से हम दूरी को मेजर करते हैं। प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होती है। एक साल में लाइट जितना दूर चल सकती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। देखो प्रकाश की चाल आप लोग जानते हैं कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अगर मैं आपसे यहाँ पर थोड़ा सा बात करूँ, आप इस बात को देखिएगा, 1-2 फैक्ट मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर लेता हूँ और आपको ये पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ प्रकाश की चाल, तो ये लगभग मान के चलो कितना होता है 3 लाख किलोमीटर, इतनी दूरी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है। एग्जैक्ट डाटा होता है 2,99,792.5 2,99,792.5 होता है। बट इसको आप देख सकते हैं कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड ही माना जाता है और इसी पर कैलकुलेट किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि एक प्रकाश वर्ष जो होता है, पूरे एक प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। आप इस बात को ध्यान सकते हैं। अब देखो ये प्रति सेकंड है, आप चाहे तो इसको निकाल सकते हैं कि ठीक है, अगर 1 सेकंड में इतना चलता होगा तो एक मिनट में कितना चलेगा, तो आप 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर मैं पूछूंगा कि 1 घंटे में कितना चलेगा, तो आप फिर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर मैं पूछूंगा 1 दिन में किससे चलेगा, तो आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर मैं पूछूंगा 1 साल में कितना चलेगा, तो आप क्या करेंगे 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये पूरा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आएगा यह प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी है। इस दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू मैं आपको नोट करवा दे रहा हूं, 5880 बिलियन मील। इस बात को ध्यान रखना, 5880 यह दूरी है बिलियन मील। अगर आप याद कर सकते हैं बच्चे तो इस डाटा को याद कर लीजिएगा। इसको सॉल्व करने के बाद यही वैल्यू आती है। ये डाटा कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इस बात को ध्यान रखना। 5880 बिलियन मील यह प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होती है। मैंने आपको बताया बकायदा ये प्रकाश की चाल होती है, कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है, बट आप इस फैक्ट को याद कर लेना, ठीक है। ये बात मेरी आप समझ पा रहे होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी को और भी कह सकते हैं 9460 बिलियन किलोमीटर, तो यह मील में दिया गया है। और आप इसको ये भी कर सकते हैं, एक और चीज में आप चाहें तो कर लीजिएगा, 9460 बिलियन, ये दोनों डाटा याद कर लीजिएगा। कभी मील में पूछ देता है, कभी किलोमीटर में पूछ देता है, तो इस बात को ध्यान रखना। 9460 बिलियन किलोमीटर, इस बात को ध्यान रखना है, ये फैक्ट है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन क्या था, प्रकाश वर्ष क्या है, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। चलो बच्चों, इन सब फैक्टों के साथ अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक खड़ी पहाड़ी के ऊपर से एक लड़का एक पत्थर गिराता है जो कि 8 सेकंड में भूमि तल तक पहुंचता है, तो पहाड़ी की ऊंचाई क्या होगी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं,
इसमें दो फार्मूले यूज हो जाएंगे। पहला फार्मूला तो अगर मान लीजिए देखिए एक खड़ी पहाड़ी के ऊपर से एक लड़का एक पत्थर गिराता है, ठीक है, पत्थर गिराता है। तो अगर पत्थर गिराता है, ध्यान रखना, अच्छा अगर हम कोई चीज फेंकते हैं तो प्लस साइन होता है, सॉरी फेंकते हैं तो प्लस साइन होता है और गिरता है तो माइनस साइन होता है। तो इसका मतलब इस बात को ध्यान रखना यहां पर, और टाइम में कोई दिक्कत नहीं होता, जितना टाइम आने का उतना टाइम जाने का, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर फार्मूला जानते हो क्या लगेगा, v बराबर u माइनस जी टी का फार्मूला लगा देना, ये फार्मूला आप यूज कर लेना, ठीक। और एक फार्मूला आपको और यूज करना पड़ेगा, यस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर का फार्मूला होता है। तो यहां पर बन जाएगा h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये दो फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। क्यों दो लगाना पड़ेगा, मैं दोनों के बारे में आपको बता रहा हूं, आप इसको ध्यान से समझिएगा। देखो यहां पर कह रहा है कि एक खड़ी पहाड़ी के ऊपर से एक लड़का एक पत्थर गिराता है, ठीक है। जब वो गिराएगा तो प्रारंभिक वेग आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा, गिराते समय प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, निश्चित रूप से आपका नहीं गिराता है, ठीक है। तो गिराता है तो उस समय तो कोई वेग होगा, लेकिन जब वो निश्चित रूप से गिर जाएगा तो उसका वेग शून्य हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, एक काम हो सकता था यहाँ पर कि जब कोई यहाँ से गिराएगा तो गिरने के बाद अंतिम में जाके उसका वेग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जीरो हो जाएगा यानी प्रारंभ में कोई ना कोई वेग रहा होगा, और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, जीटी। आप इस बात को देख सकते हैं। तो हम एक चीज यहाँ पर देख सकते हैं कि u की जो वैल्यू हो गई वह क्या आ गई, u की वैल्यू मेरे पास gt आ गई। पहले तो मैं ये समझ लूंगा कि u की वैल्यू क्या है, gt है। लेकिन मैं एक चीज जानता हूं कि यहाँ पर टाइम की वैल्यू कितना दिया है, 8 सेकेंड। तो मैं t की जगह पर 8 यूज कर सकता हूं, मतलब मैं ये कह सकता हूं u की जो वैल्यू है वह किसके बराबर है, वह 8g के बराबर है। अब इसी फार्मूले को लेकर के मैं इस फार्मूले में पुट करूंगा तो देखो मुझे क्या क्या मिल सकता है। तो मैं कह सकता हूं कि अगर मुझे h निकालना है तो u की जगह पे मेरे पास 8g है, और टाइम फिर से यहाँ पर t आ गया तो फिर से 8 होगा, माइनस हाफ होगा, g की जगह पे अगर मैं g रखूं और 8 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर टाइम कितना दिया 8 सेकेंड, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो देखो h की वैल्यू आती है, h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 में 8 का करूंगा तो 64g, इस बात को ध्यान रखना, और माइनस 2 से कट जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 32 माइनस 32g। और इस तरह से मैं h की वैल्यू को निकालूंगा तो h की वैल्यू मेरे पास आ जाएगा 32g। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, h की वैल्यू मेरे पास आ जाएगा 32g। आप इस बात को देख सकते हैं। मुझसे यही पूछा भी गया था कि तो उस पहाड़ की ऊंचाई क्या है, एक ही साइड की वैल्यू पता करना है, तो हाइट चाहे नीचे से ऊपर निकाला चाहे ऊपर से सेम ही बात होती है। तो यहाँ h की वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगा, 32g, यानी वह 32g। अच्छा g की वैल्यू तुम चाहो तो पुट कर सकते हो, और g की वैल्यू आप 9.8 पुट करके देख सकते हो। इसमें आंसर चूंकि दशमलव में आया है तो इसको मैं करके दिखा देता हूं पूरा आपको, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। हमारे पास h की जो वैल्यू है, h की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, h की वैल्यू हमारे पास आ गई है 32g। मैं आपको बता दूं 32 इंटू 9.8 मल्टीप्लीकेशन कर लिया जाएगा, और ये कैलकुलेशन करके आप देखिएगा इसकी वैल्यू आ जाएगी 313.6। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? इस कैलकुलेशन के बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी 313.6, जो कि ऑप्शन डी को बताएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने यहाँ पर दो फार्मूले यूज किए, एक भी बराबर u प्लस AT वाला, जिसको हम GT। इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी कोई चीज g के अधीन होगी तो a की जगह पर g आ जाता है, जहां पे त्वरण होता है वहां पर गुरुत्व त्वरण हो जाता है। ये सब आपने पढ़ा भी होगा, बट मैं यहाँ पर आपको बता के चलता हूँ। तो दोनों फार्मूला आप यूज करिएगा, और इस बिना फार्मूले के क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। जो लोग फार्मूले से बचेंगे तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। फार्मूले के एक फार्मूले को लिख के अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए। मैं बता रहा हूँ यहाँ से सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं, ये सब एग्जाम के प्रश्न है। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूँ। अगला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलिए। एक गेंद एक निश्चित गति से ऊपर की ओर फेंकी जाती है और 60 मीटर ऊंची जाती है और फेंकने के वाले के पास वापस आ जाती है। एक बात बताओ, अगर हम कोई चीज ऊपर फेंकते हैं और वापस वहीं पे आ गई तो इसमें दूरी तो हो गया 60 जाना और 60 आना 120 हो गया। लेकिन अगर मैं पूछता हूं कि इसमें विस्थापन क्या हुआ, तो विस्थापन यहां पर कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जब आप सेम जगह से जाके सेम जगह आ गए तो डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आप इस बात को ध्यान रखिएगा, यहां पर क्या यही पूछा गया है कि विस्थापन क्या होगा, तो विस्थापन शून्य हो जाएगा। चलिए डिस्प्लेसमेंट इसमें 0 हो जाएगा। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। समान लंबाई की दो तांबे की छड़ें हैं,
1:3 के अनुपात में। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 2 छड़े हैं जिनकी लंबाई का अनुपात 1:3 दिया गया है। अब इसमें एक चीज देखिएगा, और परास, समान परास के ताप पर दोनों का टेम्परेचर सेम है, गर्म की जाती हैं, तब लंबाई में जो वृद्धि होगी, मैं आपको बता दूं कि इस बात को ध्यान रखिएगा, व्यास यानी मोटाई उनकी अलग अलग है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम हीट करेंगे तो हमेशा दोनों की लंबाई में समान ही वृद्धि होगी, इस बात को ध्यान रखना। हाँ, अगर व्यास अलग अलग है तो उनकी चौड़ाई में जो वृद्धि होगी वो अलग अलग होगी। लेकिन हमसे क्या पूछा गया, हमसे ये पूछा गया कि समान परास के ताप पर गर्म करने पर उनकी लंबाई में वृद्धि क्या होगी। तो अगर समान लंबाई की छड़ें हैं तो उनकी लंबाई में भी समान ही वृद्धि होगी, इस बात को ध्यान रखना। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों छड़ों के लिए क्या होगी, लंबाई में जो वृद्धि होगी वह क्या होगी, समान होगी। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इस तरह के पूछे गए हैं। अच्छा, ये देखिए, बड़ा अच्छा है क्वेश्चन, ये आपको याद करना पड़ेगा। एक अश्व शक्ति 1 हार्स पावर कितना होता है, तो हम ये बता सकते हैं कि 1 हार्स पावर होता है 746 वाट के बराबर। तो हम यहाँ पर देख के बता सकते हैं कि इसमें ऑप्शन हमारे पास है बी ऑप्शन है, 1 हॉर्स पावर, एक अश्व शक्ति बराबर 746, आप बता सकते हैं 746 वाट। ठीक है, तो ये तो आपने बता दिया, ये फार्मूला था, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, इसको हमें समझना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अपने वास्तविक चाल की 3/4 चाल से चलकर एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर नियत समय से 20 सेकंड देरी से पहुंचता है। इस दूरी को तय करने में वास्तविक समय कितना लगेगा। मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप देखिएगा, आप देखिए, अगर हम एक फार्मूला आपसे पूछते हैं, एक ही फार्मूला चलता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या आप सबने इस फार्मूले को पढ़ा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। आप एक चीज देखिए, चाल में चेंजिंग हो रही है, एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर, यानी यहां पर गंतव्य स्थान समझ रहे हैं आप, जहां जाना चाहते हैं वह दूरी तो फिक्स ही है ना, वही दूरी बार बार आप उसी दूरी को तय करना चाहते हैं। गंतव्य स्थान आपका एक ही जगह होगा, आप ए से बी स्थान पर जा रहे हैं, आपका गंतव्य तो फिक्स है। तो कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर नियत समय से 20 मिनट की देरी पर पहुंचता है। आप देखिए, यहाँ टाइम में चेंजिंग है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाल में चेंज है। मैं कहता हूं, अगर मैं डी को फिक्स कर देता हूं, इस बात को जरा समझिएगा, ये फिक्स वाला मैटर समझ लीजिए। अगर हम डी को फिक्स कर देते हैं तो स्पीड और टाइम में संबंध आ जाता है। स्पीड और टाइम का संबंध कैसा आ जाता है, आप देख सकते हैं, स्पीड और टाइम का संबंध उल्टा संबंध आ जाता है। इसका यह मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए मैं इनके चाल की बात करूं, पहले अगर मैं इनके चाल की बात करूं तो आप कहेंगे सर चाल इसका था, अगर शुरू में चाल 1 रहा है तो अब चाल इन्होंने 3/4 किया है, यानी चाल को अगर देखा जाए तो चाल का अनुपात कितना था, 4:3। अगर चाल का रेशियो 4:3 था तो निश्चित रूप से जब अगर हम समय की बात करेंगे तो समय का रेशियो क्या हो जाएगा, समय का रेशियो 3:4 हो जाएगा। ये मेरी बात समझना, समय का रेशियो 3:4 हो जाएगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर समय का रेशियो 3:4 हो गया तो इसमें कितने का अंतर है, 1 रेशियो का, और 1 रेशियो की वैल्यू कितना दिया है, 20 मिनट, तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 मिनट, यानी उसको शुरू में कितना टाइम लगता होगा, उसको शुरू में 1 घंटे का टाइम लगता होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर से इस बात को समझें, इसका अनुपात आएगा, इसका अनुपात आ जाएगा 3:4 का। कैसे आएगा, 1 3/4, इस बात को ध्यान रखिएगा। हमने इस बात को समझा कि यहां से 1 और 3/4 दिया गया क्योंकि नियत चाल 1 मानी जाती है और जो चेंजिंग है उसको हम 3/4, तो हमने देखा चाल का रेशियो 4:3 है, लेकिन टाइम उल्टा चलता है, तो टाइम का क्या हो जाएगा, टाइम को आप देख सकते हैं कि उल्टा हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। 3:4 हो जाएगा, इसका उलट जाता है, तो क्योंकि उल्टा संबंध होता है, तो यहां पर आप देख सकते हैं भाई 1/4 1/3 करेंगे तो उलट के यही तो आएगा, 3:4 आएगा। 1 पार्ट की वैल्यू, यहां पर 1 पार्ट की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 20 मिनट, तो 3 पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60। तो अभी उसको 60 मिनट लगता है और बाद में कितना लगता होगा, 80 मिनट लगता होगा, यानी 1 घंटा 20 मिनट, तभी तो 20 मिनट की देरी हुई। अच्छा, मैं इस क्वेश्चन को ना डायरेक्ट बताऊंगा, मैं यहीं से देख सकता हूं। देखो, इसमें तुम एक काम और कर सकते हो, इधर क्वेश्चन में इसमें अंतर यहीं पे देख लो, छोड़ दो, एक अंतर की वैल्यू कितनी है, 20, तो एक अंतर की वैल्यू 20, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60, 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120। तो पहले निर्धारित समय कम लगता होगा तो 60 होगा, बाद में 20 मिनट ज्यादा लगा तो 80 हो जाएगा। तो तुम डायरेक्ट ही इस क्वेश्चन को बना सकते हो, लेकिन एक बार मैंने आपको कॉन्सेप्ट यहां पर बता दिया। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक पत्थर द्वार फेंके जाने पर टी सेकंड में 5 मीटर की दूरी तय करता है, ठीक है, टी सेकंड में 5 मीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। पूछा गया है इसमें कि आपसे पूछा गया है कि यहां पर एक इक्वेशन दिया गया है, s बराबर, इसमें देखो दूरी का फार्मूला दिया गया, s बराबर 80t - 16t किलोमीटर। कह रहा है कि 2 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा, वेग पूछा गया। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम
डिफरेंशिएशन मेथड को यूज करते हैं। आओ मैं बताता हूं कि हम इसमें क्या कर सकते थे। देखो हम एक चीज जानते हैं कि अगर हमें v निकालना है, इस बात को ध्यान रखना, अगर हमें कभी भी v निकालना है तो v बराबर जानते हो क्या होता है, v बराबर कुछ नहीं होता है, ds/dt का फार्मूला यूज होता है, इस बात को आप जान जाओ। अगर मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तो अगर मैं कहूंगा कि मैं यहां पर अगर इसको ds/dt करूंगा, इस चीज को अगर टाइम के अकॉर्डिंग मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो मैं ऐसे कहूंगा कि ठीक है, इसमें ध्यान रखना क्या होगा, 80t है तो 80t को मैं ऐसे कर सकता हूं कि d/dt और यहाँ ब्रैकेट में मैं यहाँ यस की जगह पर रख दूंगा 80t माइनस 16t²। ठीक, अब इससे क्या हो जाएगा बच्चों, इससे एक फायदा मुझे मिलेगा, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा इसको तो देखना यहाँ पर क्या हो जाएगा, t खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 80। आप मेरी बात समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे जब मैं करूंगा तो ये हो जाएगा 16 और यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि कांस्टेंट में कुछ नहीं होता है और वैसे एक पावर कम हो जाता है डिफरेंशिएशन में, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन जो पावर होता है वो हमेशा आगे चला जाता है। तो अगर 2 है 2t है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो t हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना, यहाँ पर हो जाएगा 2t और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पावर 1 आ जाएगा और ये t खत्म हो जाएगा तो 1 ही रहेगा। तो 80 माइनस 16 इंटू 2t, हम इसको ये भी कर सकते हैं 80 माइनस 16 दुना के 32t और t की वैल्यू यहाँ पर देखो, t की वैल्यू कितना है, 2 सेकेंड है। तो इस तरह से आप इसको कर लेना 80 माइनस 32 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, यानी हम इसको कह सकते हैं कि यह 80 माइनस कितना हो जाएगा 64। आप इस बात को देख सकते हैं, इसको सॉल्व करके देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। हम इसको बता सकते हैं 16 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि ये वेलोसिटी है। तो आप यहाँ पर डिफरेंशिएशन के रूल यूज करिएगा। बेसिकली वैसे ये 10वीं क्लास तक है नहीं, यह क्लास 11th में है, लेकिन आपको ये चीज़ सीखनी पड़ेगी, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन के रूल सीखना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक पावर होता है ना, तो डिफरेंशिएट करते हैं तो वो तो पूरी तरह से खत्म हो जाता है, लेकिन जिसमें अंदर पावर होता है उसमें एक, जैसे अगर मान लो यहीं पर t⁻3 होता तो यहाँ पर हम क्या कर देते, यहाँ पे 3 हो जाता, यहाँ पे t² हो जाता अगर इसका डिफरेंशिएट करते। तो ये बात आप ध्यान रखना, आपके पास यहाँ पर t² था तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, वहाँ पर एक पावर कम हो जाता है, हमेशा एक पावर खत्म होता चला जाता है डिफरेंशिएट में, हम एक स्टेप पहले आ जाते हैं। तो कभी भी अगर हमें s पता है, s का कोई भी फार्मूला पता है तो हम ds/dt करके निकाल सकते हैं। तो इस चीज को भी तुम सीख लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस तरह से इसको सॉल्व करके t की वैल्यू को पुट करके हम यहाँ पे निकाल सकते हैं और हम बता सकते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी है, क्योंकि t की वैल्यू 2 दी थी तो लास्ट में हम वहाँ पे t की वैल्यू पुट कर लेंगे और इस तरह से हम यहाँ पर बता सकते हैं कि उसका जो वेलोसिटी है वह 16 मीटर प्रति सेकेंड है। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बच्चों, इसी तरह से हम आगे चलते हैं, आप इसको देखिएगा। ठीक, और आखिरी क्वेश्चन आज का मैं आपको बता दूं कि आप पृथ्वी पर हैं, हम भी पृथ्वी पर हैं, लेकिन अगर हम चंद्रमा पर चले जाएं तो पृथ्वी और चंद्रमा में अंतर क्या होता है, इनके g का अंतर होता है। g की वैल्यू वहां पर क्या होती है 1/6 हो जाती है। इसका मतलब जिस चीज का भी भार यहाँ पर जो भी होगा वहां पर जाके वो 1/6 हो जाएगा। क्वेश्चन यही पूछा गया था हमसे, यही पूछा गया था कि पृथ्वी की तल पर एक बालक का भार 700 न्यूटन है, तो चंद्रमा की तल पर उस बालक का भार क्या होगा। बच्चों आपने यहाँ पर देखा, मैंने आपको बताया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, बड़ा सिंपल सी बात है, आप जाकर के वहाँ पर 1/6 कर लेंगे। बच्चों यह हमारी क्लास चल रही है, प्रैक्टिस सेट की, NTPC ग्रुप डी की प्रैक्टिस सेट की। इसके अलावा एक फाउंडेशन बैच भी चल रहा है जिसमें जो बच्चे इन्वॉल्व होना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनको रेगुलर क्लास मिले, उनको और वीडियो मिले, तो वो लोग भी इसमें क्लास कर सकते हैं। इसमें लगातार हम लोग हर साल फाउंडेशन बैच चलाते हैं जिसमें कोर्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। यूट्यूब के अलावा ये क्लास चलती है, पेड बैच होता है, बहुत ज़्यादा फीस तो नहीं होती, बट हाँ एक फीस रखा जाता है। तो उसके लिए अगर किसी बच्चे को पेड बैच में आना है तो इस बात ध्यान दीजिएगा, उसका मैं आपको नंबर दे रहा हूँ। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर मैं आपको दे रहा हूँ 9999, ठीक है, 565799। यह नंबर पर आप व्हाट्सअप करिएगा और यहाँ पर आपको फिजिक्स के लिए और मैथ के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए, फाउंडेशन कोर्स के लिए आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। तो आप निश्चित रूप से इस नंबर पे जुड़े रहिएगा। आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप यहाँ पर भी क्वेश्चन को पूछिएगा, समय निकालकर वो सारे आंसर आप तक पहुँचाने का भी प्रयास किया जाएगा, तो यहाँ पर भी आपको मदद मिल जाएगी। खैर ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि अगर 600 न्यूटन है
तो 600 न्यूटन में क्या करना है, चंद्रमा पर भार क्या होगा, तो 1/6 होता है, तो 600 को आप 6 से भाग दे दीजिएगा तो आपका आंसर क्या आ गया होगा, 100 न्यूटन। तो आप ये देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर 100 न्यूटन आ गया। यहाँ पर मैंने आपके साथ अपना नंबर भी बता दिया है, इस नंबर पर आप संपर्क करके सीधा बात कर सकते हैं फाउंडेशन बैच के लिए मुझसे। और यहीं पर बच्चों हम अपने शब्दों को विराम देते हैं। लगातार प्रतिदिन क्लास का टाइमिंग शाम को 6 बजे का है, तो 6:05 तक 6:10 तक क्लास, अगर कभी लेट भी होती है, कई बार टेक्निकल इशू हो जाता है, तो आप उस क्लास को मिस न करें। 6:10 तक आप क्लास में इंतजार करें, हर हाल में 6:10 तक क्लास स्टार्ट हो जाती है, लेकिन टाइमिंग वैसे 6 का ही है, 6 से 7 का प्रोग्राम रहेगा। अगर आप किसी वीडियो को भूल जाते हैं तो दोबारा से जाके आप चैनल पर फिर से देख सकते हैं, क्योंकि वह वीडियो फिर वापस 24 घंटे में अपलोड हो जाती है। लाइव क्लास का ये फायदा होता है कि आप सीधा सीधा वहां पर बात कर पाते हैं और आपके प्रश्नों का जवाब भी दिया जाता है। तो आप एक भी क्लास मत मिस करिएगा। ये लगातार 2 महीने का पूरा सेशन है और ये आपको यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें सिखाई जाएंगी जिससे आपको पूरा फायदा होने वाला, आपके कॉन्सेप्ट बेहतर होंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छी प्रकार से बताने का प्रयास किया जाएगा, जैसा कि आपने क्लास में भी देखा। तो यहीं पर मैं अपने शब्दों को रोकता हूं, मिलते हैं शाम को 6 बजे लाइव क्लास में। धन्यवाद बच्चों। सर